Hello everyone, welcome to in this session. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion for UPSC CSE 2023. साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी में बेहतर से लगे होंगे। दिन प्रतिदिन की तकलीफों में, जज्बातों में और भावनाओं में ना फंसकर आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाकर रखे होंगे। आज के जो आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं, यहाँ से हम इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं और फिर से जो विजन है इसकी मैगजीन के अकॉर्डिंग मई मंथ जो है वहाँ से लेके हम इकोनॉमी कवर करने वाले हैं। तो जो हमारे सामने पहला न्यूज आइटम है वो क्रिप्टो करेंसी और आर्थिक संप्रभुता से संबंधित है कि भाई क्रिप्टो करेंसी कैसे हमारे देश की संप्रभुता के लिए चुनौती उत्पन्न कर रही है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। बाकी कुछ और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद जो दूसरा न्यूज़ आइटम है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में है। इसके बेसिक्स हम देखेंगे, रिसेंट में लेके क्या अपडेट आए हुए हैं वो चीज़ भी हम देखने वाले हैं कि वो प्रीलिम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा जो न्यूज़ आइटम है आप पहले से भी सुनते आए होंगे, जीएसटीएन के बारे में, गुड्स एंड सर्विस काउंसिल जो है, जो कि जीएसटी रेट्स का डिसाइड करती है। तो हाल ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जीएसटीएन जो परिषद है ये जो फैसले लेती है वो राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। तो हम इससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे और जीएसटीएन काउंसिल के बारे में देखेंगे। इसके बाद फूड इन्फ्लेशन के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है, खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में। देखिए यहाँ पर इन्फ्लेशन से एक तो डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, दूसरा होता है कि कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे हम मेजर्स उठाएं ताकि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कौन से हम ऐसे उपाय जो चीज़ें हैं वो फूड इन्फ्लेशन को या इन्फ्लेशन को प्रभावित करती हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आर्टिकल ही डिस्कस करते हैं तो आप 20-21 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को कर पाएंगे इन्फ्लेशन से, जो कॉन्सेप्ट के विषय पर आए हुए हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज आइटम है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। अब ये योजना तो 2016 में आई थी, लेकिन एग्रीकल्चर और उससे जुड़े जो भी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वहाँ पर स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं। एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको देखेंगे। फिर ई श्रम पोर्टल है। ई श्रम पोर्टल में क्या है, कुछ डेटा निकल के आया है जो हमारे देश में व्यापक असमानता को दर्शाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ई श्रम पोर्टल के बारे में प्रीलिम्स के लिए तो हम उसको देखेंगे। बाकी जो डेटा है वो मेंस में हम यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर कुछ ब्रीफ में न्यूज़ आइटम है तो हम उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पर पहला न्यूज़ आइटम है वहाँ पर न्यूज़ ये है भाई कि आरबीआई के अधिकारियों ने वित्तीय मामलों पर संसद की जो स्थायी समिति है उनको सूचित किया है कि भाई क्रिप्टो करेंसी का अगर अर्थव्यवस्था में ज़्यादा उपयोग होता है तो इससे इकोनॉमी का डॉलरीकरण हो सकता है, डॉलरकरण हो सकता है या डॉलराइजेशन हो सकता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई कोई भी देश है अगर वो एक संप्रभु राष्ट्र है उसके पास कुछ संप्रभु अधिकार होते हैं, जैसे कि सेना रखने का वो एक राष्ट्र का संप्रभु अधिकार है कि भाई वो ही डिफेंस आर्मी रखेगा। इसी टाइप से करेंसी जारी करना, मुद्रा जारी करना एक राष्ट्र का संप्रभु अधिकार होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है कि इस दायरे को सीमित करती है। क्रिप्टो करेंसी का एक तो क्या है उस देश की सीमा से बाहर उपयोग होता है और एक करेंसी की तरह उपयोग होता है। तो यहाँ पर आरबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसके सामने ये चिंता व्यक्त की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल ब्रीफ से देखते हैं कि तो देखिए जो क्रिप्टो करेंसी है थोड़ा सा हम उसके बारे में देखते हैं। वैसे अगर आप मोबाइल का यूज़ करते हैं आज के टाइम पे और तो आप कभी ना कभी आपने ज़रूर ऐड देखा होगा, तो थोड़ा सा आप ब्रीफ में जानते होंगे, और जो पहले से पढ़ रहे हैं तो उसको देखते आए। तो ये प्रकार की क्या है, विकेंद्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय आभासी मुद्रा है। एक एक शब्द का मैं मीनिंग बताऊं तो जैसे कि हमारी रुपये है वो एक सेंट्रलाइज करेंसी है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की जाती है और एक अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल कर रही है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज होती है जैसे बिटकॉइंस है, डोजकॉइंस हैं, शिबा इनू है और भी बहुत सारी करेंसीज हैं, इनको क्या ही कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। ये पूरा इनका ऑनलाइन सिस्टम एल्गोरिदम होता है, उसके थ्रू ये रन की जाती हैं, तो कोई एक अथॉरिटी नहीं होती जिसको कंट्रोल करे। दूसरा ये इंटरनेशनल है कि भाई कोई एक करेंसी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइंस है, तो बिटकॉइंस के मामले में ऐसा है कि भाई आप यहाँ से कुछ लेन देन करना चाह रहे हैं, यूएस में कोई पर्सन है और दुनिया में कहीं पर भी लेन देन करना चाह रहे हैं, तो उसके पास बस एक वॉलेट होना चाहिए और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी और आभासी मुद्रा है।
यानी कि वर्चुअल करेंसी है। आप इसको देख तो सकते हैं, आप अपने अकाउंट में देख सकते हैं बिटकॉइंस वॉलेट में कि भाई मेरे पास इतने बिटकॉइंस हैं या 0 पॉइंट इतने इतने बिटकॉइंस हैं, लेकिन उसका कुछ आपके पास फिजिकल वर्जन नहीं है। जैसे कि अगर आप अपने फ़ोन पे या गूगल पे में देखते हैं कि सपोज दैट आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, तो आप जाके उसको निकाल सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइंस वगैरह के साथ ऐसा नहीं है। इस टाइप से ये एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेशनल वर्चुअल करेंसी है। और दूसरी चीज, जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये केंद्रीकृत जो बैंक है, जो केंद्रीय बैंक्स हैं, उनकी बजाय एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल के द्वारा रन की जाती है, उनके द्वारा करे चलने वाली एक डिजिटल मुद्राएं हैं। तो जैसे बिटकॉइन सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा उसका रेट भी रहता है। और अभी तो क्या है कि पिछले 1-2 साल में बहुत उठापटक चल रही है इस क्रिप्टो वाले मार्केट में। तो है क्या कि बिटकॉइंस का सीन ये है कि 2009 में स्टार्ट हुआ था। हम इसकी स्टोरी पे नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है, पीयर टू पीयर भुगतान प्रणाली है। यानी कि मेरे को अगर आपको पैसे देने हैं या आपको मेरे को पैसे देने हैं तो डायरेक्टली मैं अपने वॉलेट से आपको भेज दूंगा, आप मेरे को भेज दोगे। कोई तीसरी अथॉरिटी या कोई यहाँ पर रोल नहीं है कि वो कंट्रोल कर रही हो। हालांकि बिटकॉइंस जो वॉलेट होते हैं वो हमको यूज़ करने होते हैं, लेकिन इस करेंसी के मामले में कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर रही हो या उसकी डिमांड को कंट्रोल कर रही हो। तो ज़्यादा, हालांकि इस फील्ड में भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। फिर क्या है कि अब क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे बताया कि भाई घरेलू और सीमा के आर पार लेन देन होता है। जैसे कि क्या होता है, रुपए है, अब यहाँ से आप ऑनलाइन कोई चीज़ कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, कोई भी चीज़ परचेस करते हैं। अब कोई फ्रांस का व्यक्ति है तो आप अपने रुपए में तो उससे डील नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल में डॉलर का उपयोग होता है, तो डॉलर के लिए आप पेपल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लीगल जो मैकेनिज्म। लेकिन अगर उससे बाहर जाए तब भी आपको पहले रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए पूरी प्रोसीजर है, उसकी फीस वगैरह भी काफ़ी होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का ऐसा मामला है कि भाई यहाँ से आपने अपने रुपए को वॉलेट के थ्रू क्रिप्टो करेंसी खरीदी और क्रिप्टो करेंसी यहाँ से आप फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ भेज दिया। तो इस तरीके से इसका आवाज जो है संचरण होता रहता है इंटरनेशनल लेवल पे। अब है क्या कि क्रिप्टो करेंसी का पिछले 4-5 सालों में क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया है। इसकी वजह से दाम भी काफ़ी बढ़े। हालांकि पिछले 1-2 साल से इसके दामों में काफ़ी गिरावट चल रही है। बहुत सारे जो एक्सचेंज हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज वगैरह, वो फेल भी हो गए, बहुत सारे सिस्टम, कुछ खामियां हैं। अब है क्या कि जब इसका इस तरीके से उपयोग होता है तो ये जो देश हैं जैसे साल्वाडोर वगैरह है, एल साल्वाडोर या अल साल्वाडोर है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं, तो इन लोगों ने अपनी ऑफिशियल करेंसी बना दी है इसको। अब इसके दो वजह हैं, एक तो क्या है वो इलीगली काम भी वहाँ पर हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है कि वो माइग्रेंट पॉपुलेशन के तौर पे काम कर रही है, माइग्रेंट पॉपुलेशन के अल सल्वाडोर वगैरह में। तो उनके लिए आसान हो जाता है वो इंटरनेशनली पैसे वगैरह भेजना, क्योंकि इसकी फीस भी लीगल सिस्टम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है इस तरीके से। अब हालांकि कुछ और राष्ट्र भी जिनने इसको बैन भी किया, जैसे चाइना ने अपने यहाँ पर इस क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। देखिए साइड में जो बॉक्स बना हुआ है इसमें क्रिप्टोग्राफी, विकेंद्रीकृत नेटवर्क, माइनर, बाकी सब चीज़ें दी गई हैं। हमको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो जब भी रिलेवेंट टर्म्स आएंगी तो हम उसको कर लेंगे। अदरवाइज ये आइडियल काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये हमारा डिस्कशन आज का। अब भारत में अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने जब हमारे यहाँ पर चालू हुआ तो स्टार्ट 2014 से हो गया था यहाँ पर लेन देन वगैरह, क्रिप्टो करेंसी का यूज़ वगैरह लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। पहले उसका रेट काफ़ी कम था, आज की डेट में करीब 15-16 लाख रुपए एक बिटकॉइंस का रेट है। पहले बहुत सस्ता हुआ करता था। तो है क्या है कि पहले सरकार के यहाँ काफ़ी बातचीत चल रही थी, अलग अलग कमेटी आ रही थी कि बैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये था वो था, ये सब चल रहा था। इसके पीछे का मुद्दा ये है कि देखो कोई भी देश का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो संप्रभु अधिकार होता है कि उस देश की जो सरकार है वो करेंसी जारी करती है। जैसे हमारे यहाँ सरकार के एक निकाय के तौर पे आरबीआई ये पूरा काम देखती है। अब है क्या कि अगर दूसरी करेंसी को हम मान्यता दे देंगे, एक्सेप्टेंस दे देंगे, तो फिर तो सरकार की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। भाई वो देश की हमने दे दी, तो इसलिए सरकार इसको लेके बात चल रही थी कैसे रेगुलेट किया जाए, क्या नहीं किया जाए। बहुत सारी प्रोसीजर है, कुछ कमेटी वगैरह बनी, पार्लियामेंट में डिस्कशन था, जो बिल है वो अभी भी पेंडिंग इससे संबंधित। फिर लास्ट ईयर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोल दिया, जब बजट आया लास्ट ईयर का, तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बजट में बोल दिया कि हम इसको एसेट्स के तौर पे कंसीडर करेंगे। और जो मैंने बताया कि संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा था, तो जो हमारे यहाँ पर ऑपरेटर हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वगैरह के, जैसे कॉइन CDX है और वजीरेक्स वगैरह हैं, और अगर इंटरनेशनल जो बड़े वाइनेक्स वगैरह है जो एक्सचेंज हैं, तो जो लोकल वाले हैं इन लोगों ने बोला कि भाई आप इसको करेंसी नहीं, आप एसेट्स के तौर पे कंसीडर कर लो। हालांकि विवाद ये भी है कि भाई ये इसके पीछे की एसेट्स है क्या। अगर आप कोई शेयर वगैरह परचेस करते हैं तो उसके पीछे एक रियल एसेट्स है, वो कंपनी काम कर रही है, कुछ एग्जिस्टेंस है उस कंपनी की। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन अब इसका उपयोग दुनिया भर में बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से।
तो सरकार ने इसको लास्ट ईयर जो बजट है उसमें आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 2 के तहत मतलब इतना बस कि आयकर अधिनियम के अकॉर्डिंग अपने को इतना ध्यान रखना है, उसमें इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के तौर पे कंसीडर कर लिया और इसको डिफाइन किया कि भाई कोई भी ऐसी जानकारी या कोड या संख्या या टोकन जो भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा में नहीं है, कोई फॉरेन करेंसी नहीं है और इंडिया के रुपए में डिनोट नहीं है, ऐसा कोई भी कोड वो क्रिप्टोग्राफिक वगैरह का उपयोग किया गया है या कोई अन्य माध्यम का उपयोग किया गया है, उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट समझा जाएगा। और इसमें बोला है कि उसमें कुछ ना कुछ अंतर्निहित मूल्य उसे परिसंपत्ति का रूप देती है, वर्चुअल डिजिटल वो संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, अब इसका उपयोग जो किया सकता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरण में, भंडारण में या व्यापार वगैरह में किया सकता है। तो इसको ऐसा किया और इसमें बोल दिया कि भाई इसमें हम कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे 30%। अगर कोई भी आप इससे प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर 30% प्रॉफिट पर जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के तौर पर कंसीडर किया गया। अब देखिए, ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो तो जो ब्लॉकचेन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। ये जो एसेट्स वगैरह हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, वो उसका एक फंक्शन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम और दूसरी जगह पर भी उपयोग कर सकते हैं। तो उसी से एक चीज़ निकल के आती है नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसके ऊपर लास्ट ईयर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। और भी बहुत सारी जगह पे इसका उपयोग हो सकता है। तो वो हम आने वाले टाइम पे जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन है उसको देखते रहेंगे, और अगर कुछ ऐसा टॉपिक्स बच जाता है कि वो हमारे इस करंट अफेयर्स में नहीं है तो फिर हम उसको कवर कर लेंगे अलग से। अब कुछ मुद्दे हैं जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है, जैसे कि इससे क्या है, फाइनेंशियल वित्तीय अस्थिरता आती है। अब इसमें क्या होता है कि कोई एजेंसी जैसे हमारे यहाँ पर है, अब अगर डॉलर की सप्लाई वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रुपए को बैलेंस करने के लिए आरबीआई करता है कि अगर डॉलर की उसके साथ दूसरी साइड से डॉलर की सप्लाई है तो रुपए की सप्लाई बढ़ा दी जाती है ताकि वो बैलेंस बना रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे। इस तरीके से कम ज़्यादा होता है तो ऐसे रेगुलेट किया जाता है। लेकिन इस वाले में क्या है कि लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के सीन में ऐसा है भाई कि इसमें कोई कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म वैसा नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा कभी रेट बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो अस्थिरता भी बनी रहती है। हो सकता है कि अभी क्या चल रहा था, ये बिटकॉइंस का रेट 60 लाख रुपए तक पहुंच गया था एक बिटकॉइंस का रेट, फिर अभी काफ़ी टाइम से 15-16 लाख रुपए चल रहा है ये सब। अब ये क्या है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां भी मैनिपुलेट करती रहती हैं, तो इसकी वजह से होता है। लेकिन क्या है कि अगर ये सब प्रोसीजर यहाँ पे होती, स्टॉक मार्केट में कहीं और होता है, तो सरकार है या जो रिलेवेंट अथॉरिटी है, जैसे कि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में सेबी है, वो कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो सरकार कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स है। फिर डॉलराइजेशन का मैंने बताया था, डॉलरीकरण का या डॉलरकरण का, उसमें यह है भाई कि डॉलर का उपयोग होना चालू हो सकता है। जैसे क्या होता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी है, तो आपने मान लो बाइनेक्स का जो ऐप है वो आपने डाउनलोड किया, ट्रेडिंग ऐप है, या वजीर एक्स डाउनलोड किया, कुछ भी किया, फिर वहाँ से आप अपने रुपए से अकाउंट जो है कन्वर्ट करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, और डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके हिसाब से आप करेंसी खरीदेंगे और वो उस पर आप ट्रेडिंग करेंगे। फिर आपको कुछ लेन देन करना है तो आप वही जो करेंसी है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जहां पर हम रुपए का उपयोग कर सकते थे वहां पर डॉलर का उपयोग हो रहा होता है। और हमने देखा कि जो संप्रभुता है वो था इसलिए कि हमारे यहाँ पर रुपए का भी उपयोग हो, तो एक दूसरी करेंसी का उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो है डॉलर कहला जाता है, डॉलराइजेशन वगैरह बोल देते हैं। ये चीज़ें कुछ और प्रॉब्लम्स इससे हो जाती हैं जो हमारे लिए बन सकती हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, कि भाई मौद्रिक नीति का जो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, संचरण नहीं हो पाता है। अब क्या होता है कि अभी पूरा पैसा जो है बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है, तो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट वगैरह है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। लेकिन जब उसी का उपयोग ही नहीं होगा वो मनी का, तो फिर कैसे सप्लाई कंट्रोल होगा, तो ये चीज़ हो जाती है। फिर एनोनिमिटी बनी रहती है। इसकी प्रॉब्लम्स ये है, एनोनिमिटी मतलब कि भाई आप पहचान नहीं सकते। अगर कोई टेरर फंडिंग वगैरह है, जैसे सपोज दैट कि कोई मेरे प्रोग्राम में पढ़ रहा है तो उसको मेरे को फीस देनी है, तो वो मेरे को गूगल पे से कर देगा, फ़ोन पे से कर देगा, या हमने कोई चीज़ परचेज करी है तो क्या रही है। अब हमको सामने वाले का मोबाइल नंबर पता चल जाता है, और हम ये भी लोकेट कर सकते हैं इजीली कि हाँ भाई ये फ़ोन नंबर है और ये अकाउंट नंबर वगैरह है, सब पता चल जाएगा। कुछ इशू भी आता है तो लीगली आप आसानी से इस चीज़ को ट्रैक किया सकता है। लेकिन ये बिटकॉइंस वॉलेट में क्या होता है कि सामने वाले की आइडेंटिटी का आप पता नहीं कर सकते, केवल वो एड्रेस होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, XYZ इस टाइप से कुछ चलता रहता है, काफ़ी 15-16 डिजिट्स का, या और शायद बड़ा सा एक एड्रेस होता है। आप उसको ऐसे याद भी नहीं रख पाएंगे, केवल वो चीज़ होती है, तो आपको पता नहीं होता कि सामने वाला कौन व्यक्ति है। हो सकता है कोई ऐसी सोशल मीडिया कोई हो जिसमें आपको पता ना चले सामने वाले से क्या बात कर रहे हैं, कौन है आप और क्या आप कौन व्यक्ति हैं, आप अपनी आइडेंटिटी ना क्लोज कर पाए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो ही सकता है आज के टाइम पे। तो वहाँ से आप यूज़ करें और वहाँ से आप लीगल कामों के लिए यहाँ से फिर पैसे ट्रांसफ़र करने का काम करें। इस तरीके से बहुत डेंजरस भी हो सकता है।
अवैध कारोबार के लिए, किसी की फिरौती वगैरह देने के लिए, या किसी की हत्या वगैरह करवाने के लिए बड़े लेवल में, बड़े व्यापक स्तर पे इसका उपयोग हो सकता है। और फंड्स का लोकेट नहीं किया सकता है कि भाई ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। अभी हमारे जो एजेंसियां हैं वो भी लोकेट नहीं कर पाती कि ये फंड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ये इशूज़ हैं। फिर ये सब का क्या है, बैंकिंग प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बैंक का काम ही होता है कि वो यहाँ से फंड्स लेते हैं आम जनता से, और वो अपना फिर धंधा बनाते हैं और लोगों को फंड्स नेक्स्ट जिनको ज़रूरत है उनको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, जो यहाँ पर जो इंडस्ट्री हैं उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो यहाँ पर उद्योग लगाते हैं, और इस तरीके से पूरी इकोनॉमी के लिए बैंकिंग जो है वो फैसिलिटेट का काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जब फंड्स ही नहीं जाएंगे बैंक्स में जो पैसा जमा है वो सीधे क्रिप्टो करेंसी में यूज हो रहा है, तो बैंक्स इरेलीवेंट हो जाएंगे। दूसरा एक फंक्शन होता है बैंक का कि वो मनी को क्रिएट भी करते हैं। आपने जितना पैसा जमा किया वो दूसरे अकाउंट में उतना वो लोन में देंगे, वो फिर ऐसे घुमाते रहेंगे। तो जितना पैसा आपने बैंक में जमा किया उससे ज़्यादा वो बार बार लोन देके मनी को क्रिएट करते हैं, क्रिएटर ऑफ मनी के तौर पर एक फंक्शन करते हैं। तो ये सब भी कंट्रोल हो जाता है। और इसमें उपभोक्ता का संरक्षण भी नहीं है, ये सब अनामिता सॉरी अनामिता इसमें व्याप्त है, एनोनिमिटी वगैरह व्याप्त है। इसकी वजह से उपभोक्ता संरक्षण भी हो नहीं पाता। तो ये सब मुद्दे हैं इसमें। देखिए, ऐसे करके फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं, थोड़ी सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। दूसरा हमारे सामने जो न्यूज़ आइटम है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आई है कि भाई ये जो तिमाही है उसमें जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं उनकी वसूली जो है वो काफ़ी कम हो गई, पिछली तिमाही की अपेक्षा लगभग 10.2% हो गई है। तो आगे अगर हम देखें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, उसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करें तो देखिए, दो टाइप के क्रेडिटर होते हैं अगर आप कोई भी कंपनी चला रहे हैं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर। यानी कि फाइनेंशियल, तो उसमें जो फाइनेंशियल ऋणदाता होते हैं वो होते हैं जिनके कंपनी के साथ सख्त अनुबंध होता है। जैसे कि अगर कोई लोन वगैरह किसी ने, बैंक ने किसी कंपनी को दिया है, एसबीआई ने किसी कंपनी को लोन दिया है, तो उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर में आ जाएंगे। और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, सपोज दैट कि मेरा एजुकेशन कम्युनिटी का प्रोग्राम है, इसमें मैं किसी की डिजिटल सर्विस वगैरह लेता हूँ या उनसे ट्रांसलेशन सर्विस वगैरह लेता हूँ और उनको वो मेरे को पैसे देने हैं, तो एक फंड्स तो मान के चलो मैंने बैंक से लिए हुए हैं, तो उसका मेरे को लोन चुकाना है, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर में आ जाएंगे। और जिन लोगों को मेरे को पैसे देने थे मैंने दिए नहीं है, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर में आ जाएंगे। तो ये चीज़ है, इनकी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उनमें काफ़ी कम रिकवरी हुई है। तो हम आईबीसी के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि भाई दिवाला और शोधन अक्षमता, इन शब्दों का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का मतलब क्या है। तो देखिए, इंसॉल्वेंसी या दिवाला ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो अपना जो उधार उसने लिया था वो पे नहीं कर पाता है, तो वो दिवाला में आ जाता है, इंसॉल्वेंसी में। और बैंकरप्सी का मतलब होती है कि एक लीगल प्रोसीजर जिसके माध्यम से हम इस समस्या का निराकरण करें, वो पैसा वसूल करें, वो इंसॉल्वेंसी में आ जाता है। तो सरकार ने 2016 में क्या था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आया था। इसके पीछे का बैकग्राउंड अब ऐसा है कि हमारे देश में देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बैंक्स वगैरह क्या करते हैं कि बैंक्स लोगों से पैसा लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसमें करीब बैंकों में आम आदमी ने करीब 75,000 करोड़ रुपए जमा किया है। अब ये पैसा बड़े बड़े इंडस्ट्री के पास गया होगा, मान लो चलो आरबीआई के पास जितना पैसा आया, एसबीआई के पास, सॉरी आरबीआई नहीं, एसबीआई जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा आया, क्योंकि आरबीआई तो एक रेगुलेटर है, वो पैसा थोड़ी देता है आम इंसान को या इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो यहाँ से जो भी पैसा आया तो वो उन्होंने पैसा दिया होगा। अब वो जो पैसा दिया है, तो होता क्या है कि वो धंधा, जरूरी नहीं कि, कई बार तो क्या होता है मिसमैनेजमेंट की वजह से फेल हो जा, कई बार कुछ जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, कोई एक्सटर्नल शॉक आ गया उसकी वजह से धंधा नहीं चल पाया या व्यापार नहीं चल पाया। तो होता क्या है कि पर वो पैसे वगैरह टाइम पे दे नहीं पा रहे हैं, और एक निश्चित टाइम पे जब वो पैसा नहीं देते हैं तो वो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एनपीए के तौर पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पे, कि भाई वो पैसा वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है ना, तो इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है। इसके लिए भी अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जनरली जो है हम 90 डेज कंसीडर करते हैं इस टाइप के लोन में, कि अगर उसकी ईएमआई वगैरह नहीं आ रही है, टाइम पे नहीं आ रहा, तो ये एनपीए में आ जाता है। अब होता क्या है कि अगर उस कंपनी से हमको दो काम करने की जरूरत है, या तो हम देखो उसका कुछ निपटारा कर लें, अगर उसमें लोन में हम कुछ संशोधन वगैरह कर दें कि अगर वो दे नहीं पा रहा तो बोले भाई चलो आपकी इतनी किस्त थी, आपको देने थे 50,000 पर मंथ, तो आप एक काम करो 25,000 दो, हम 10 साल कर देते हैं, 5 साल की, या हमने कुछ इंटरेस्ट में छूट दे दी, कुछ और छूट दी, ऐसा करके। दूसरा, अगर ये भी स्थिति नहीं है तो हमें फिर कंपनी के एसेट्स वगैरह देखें और उसको बेचें और उससे पैसे निकालें, जिनके पैसे उनको दें, और इस तरीके से क्या है, बैंकों की जो है बैलेंस शीट फिर से साफ सुथरी है। तो उसके लिए प्रॉपर लाया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब है क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, जो कोड लाया गया था, इसमें ये पूरी टाइमलाइन दी हुई है कि भाई ये किन किन लोगों को कवर करता है। तो क्यों को लाया गया था, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर इसके बाद कौन कौन इसमें कवर किए जाते हैं, तो देखिए
एक तरफ इंडिविजुअल होते हैं पार्टनर्स, इंडिविजुअल होते हैं और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स होते हैं। तो इंडिविजुअल व्यक्ति का किसी का लोन का मामला है, या दूसरा किसी की पार्टनरशिप फंड है, एलएलपी है, या कॉर्पोरेट्स बॉडीज वगैरह है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह ये होती हैं। इसके बाद इसमें एक निश्चित टाइम सीमा फिक्स की गई है कि जब भी ये मामला आएगा तो उसमें हम 180 दिन को कंसीडर करेंगे, और बाद में अगर टाइम बढ़ता है तो हम 90 दिन और बढ़ा सकते हैं। अब है क्या कि इसमें सीन ऐसा होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल का कोई मामला बनता है तो फिर जो है इंडिविजुअल का अगर मामला बनता है तो वो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में हम जा सकते हैं, वहाँ पर मामला दायर कर सकते हैं और फिर उसके थ्रू पैसा वसूला जाएगा। अब डेब्ट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल होता है डीआरटी, इसमें भी अगर कुछ आपको असंतुष्टि होती है तो आप डीआरएटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। दूसरा जो कंपनियां होती हैं उनके लिए एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर वहाँ से आपको आपत्ति होती है तो आप एनसीएलएटी में जा सकते हैं और वहाँ पर आप दावा कर सकते हैं। अब ये पूरी प्रोसीजर करी कैसी जाती है, जैसे कि कंपनी हम वो पैसा चुकाने में समर्थ नहीं है, हालांकि इसमें हम उनको कंसीडर नहीं करते जो बिलफुल डिफॉल्टर है, यानी कि भाई उनके पास पैसा है, भेजा मान लिया ऐसा व्यक्ति पैसा है लेकिन वो दे नहीं रहे हैं और दूसरा कुछ देने के लिए नहीं बचा है, तो फिर हम उससे क्या वसूल करेंगे, तो दो इनको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जिसकी ये स्थिति है कि हाँ भाई ये चुका नहीं पा रहा लेकिन समाधान हो सकता है, तो सबसे पहले जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो फील्ड में मान्यता प्राप्त होती है। इनके लिए जो बोर्ड है इसमें IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये इनको मान्यता देता है। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, वो जाते हैं, वो देखते हैं, पहले बात करते हैं जो देने वाला पैसा है और जिससे पैसे लेने हैं, इनको बैठा के पूरी बातचीत करते हैं। कुछ समाधान निकल आता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ से इंडिविजुअल के लिए फिर वो मामला चला जाता है डीआरटी में, और कंपनी के लिए मामला चला जाता है एनसीएलटी में, और फिर जो ऊपर हमने प्रोसीजर बताई उसके हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसमें जो IDBI है ये रेगुलेट करने का काम करता है। एक और इन्फॉर्मेशन आती है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ के तौर पे, ये कंपनियां होती हैं जिससे हमको एग्जैक्टली ये जो यहाँ से हमको डेटा पता चलता है कि इस कंपनी का ओरिजिनलिटी में क्या डेटा है, क्या परफॉर्मेंस वगैरह है। तो ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के रूप में, मतलब ये यहाँ से कुछ डेटा हम उठा सकते हैं, मतलब यहाँ पर इसको बनाया गया है कि हम इन एजेंसियों से डेटा उठा सकते हैं ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि सिचुएशन क्या है। तो इस तरीके से पूरा प्रक्रिया काम पे चलती है इसकी। फिर इसके संबंधित कुछ और चीज़ें देखें अगर, तो यहाँ पर एक और चीज़ स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है, समय समय पर कुछ अपडेट भी होते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट भी आता रहता है। हाल ही में कुछ आया था तो कुछ महीने बाद हमको फिर से यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये 2016 में आया था IB इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसके बाद क्या है कि समय के साथ साथ कुछ कुछ अपडेट होता रहा है। तो जैसे क्या है, क्रेडिटर की एक कमेटी होती है, जब IP जो होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जब वो समझौता वगैरह करवा रहे होते हैं इनिशियल स्टेज में, तो यहाँ पर मान के चलो कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारे बैंक्स ने किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो वो यहाँ पर बैठ के डिसाइड करते हैं कोई प्लान पर पहुंचा जाए जिससे हम रिकवरी कर सकें। तो पहले उनका 75% जो है मतदान की कीमत है उनको 66% तक कर दिया गया है। उसके बाद क्या है, एक नई चीज़ है PPIRP, यानी कि जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनके लिए प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है। ये सिंपली सी ये प्रोसेस ये है कि प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन क्या है, तो ये क्या है कि एनसीएलटी से पहले हम अगर एनसीएलटी में केस दायर करते हैं उससे पहले कुछ ऐसा होता है कि जो पूर्व के तनाव ग्रस्त जो क्रेडिटर वगैरह हैं, कॉर्पोरेट क्रेडिटर हैं, उनके बीच में और जो देन करता है उनके बीच में कुछ बातचीत करके अगर हम संवाद बना लें तो वो चीज़ है। फिर इसके बाद PPIRP और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIP के बीच में अंतर की बात करेगी कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो भाई PPIRP और इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि तनावग्रस्त जो फर्म होती हैं वो देनदार के नियंत्रण में रहती हैं PPIRP वाले प्लान में, और CIRP में क्या होता है, कंपनी का प्रबंधन समाधान पेशों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा CIRP में इंपॉर्टेंट भूमिका का रोल प्ले किया जाता है। फिर इसमें टाइमलाइन जो है PPIRP वाले प्लान में वो 120 दिनों की है, उसमें 270 दिनों की हमने देखा, 180 दिन प्लस 90 दिन और बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है पहले वाले में वो तनावग्रस्त कंपनियां जो हैं ऋणदाताओं, मौजूदा मालिकों और निवेशकों के बीच समझौता करती हैं, और यहाँ पर ओपन बिडिंग के द्वारा कुछ समाधान वगैरह निकाला जाता। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ आइटम है, देखिए कुछ और चीज़ है यहाँ पर कि अगर इंटरनेशनल लेवल में कुछ किया जाए तो उसकी बात करी गई है, तो ये तो नहीं, लेकिन हमारे लिए ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ये किससे संबंधित है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल में दिवालियेपन और जो अशोधन संबंधित जो मामले हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जुड़े, उसके लिए कॉन्वेंशन है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है हमारे पास वो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। हुआ क्या है, न्यूज़ यह है कि यूनियन ऑफ इंडिया बना मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई जो जीएसटी के जो सिफारिशें होती हैं, अनुशंसाएं होती हैं, वो केंद्र या राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल जो है वो जीएसटी काउंसिल में, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट्स हों, उस काउंसिल के डिसीजंस को माने। तो पहले हम वस्तु एवं सेवा कर के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद जीएसटीएन के बारे में देखते हैं, ये काउंसिल क्या है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जीएसटी जो है ये 2017 में लेके आया गया था। एक व्यापक बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित एकल कर सिस्टम है। यानी कि पहले क्या होता था, कर जहाँ चीज़ें बनती थी उसको ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू का फायदा होता था, लेकिन ये टैक्स आने के बाद ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जहाँ पर जाके बेच रही है चीज़ वहाँ पर उसको टैक्स प्रॉपर मिलेगा। और फिर अगर जो रिलेवेंट स्टेट्स हैं, जैसे एक स्टेट है, दो स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड हो रहा है तो पहले वाले स्टेट का जो टैक्स है दूसरे वाले स्टेट का टैक्स है, और इंटर स्टेट हो रहा है तो सेंटर का जो टैक्स है, उस तरीके से इकट्ठा एक टैक्स लिया जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड ज़्यादा होगा, तो उसको जहाँ पर डेस्टिनेशन में चीज़ें जहाँ पर बेच रही हैं वहाँ उस राज्य को भी फायदा होता है। पहले नहीं तो क्या होता था, जहाँ पर केवल बन रही है तो वहाँ पर ज़्यादा फायदा होता था। तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है। अब इसको कब लाया गया था भाई, तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2016 में के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, और फिर 2017 से ये लागू किया गया। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें कुछ जानने वाली बातें ये हैं कि इसके पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि उत्पाद शुल्क था, वेट था, सेवा कर था, विलासिता कर आदि इत्यादि को शामिल कर लिया गया है। जो राज्यों केंद्र के बहुत सारे कर थे उनको शामिल कर लिया गया, और उसकी जगह एक ही टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेके आया गया, जो कि लगाया जाता है। और फिर वो जितना भी पैसा आता है वो केंद्र और राज्य के बीच में आवश्यकता अनुसार और टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साझा किया जाता है। कुछ चीज़ें जानने वाली ये है कि कुछ चीज़ों पर अभी भी जो राज्य हैं वहाँ पर इनमें जीएसटी में शामिल नहीं है। जैसे शराब पर जो शुल्क लगता है, उत्पाद शुल्क लगता है, उसके बाद संपत्ति कर है, स्टाम्प शुल्क है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोल, और जो टरबाइन फ्यूल है, विमानन टरबाइन ईंधन है, प्राकृतिक गैस, विद्युत शुल्क, बुनियादी सीमा शुल्क इत्यादि, इनसे जो अभी भी ये चीज़ें जो हैं बाहर रखी गई हैं। सेंट्रल में जो है कस्टम ड्यूटी इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो अभी भी यहाँ पर बाहर रखी गई है। स्टेट के जो शराब पर शुल्क है और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो भी इसके दायरे से बाहर रखी गई है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 246 है, जब ये लाया गया था तो इसमें बहुत सारे अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था जो वित्तीय राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं। तो वहाँ पर क्या है, 246 में ये बात करी गई थी कि संसद और राज्य के विधानमंडल को संघ या संबंधित राज्य द्वारा लगाए गए वस्तुएं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। अब इसी का आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, तो हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद जो है, जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है दो या दो से अधिक राज्यों के, दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में, तो वहाँ पर अनुच्छेद 246 आ जाता है और उसके पास विशेष शक्ति सेंट्रल के पास है। तो ये हमको दोनों में ध्यान रखना है। ये डायरेक्टली ऐसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ सकते हैं कि इस मामले में ये राज्य सरकार कानून बना सकता है, इस मामले में केंद्र सरकार बना सकती है, इस मामले में कौन बना सकता है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। फिर हम जीएसटी काउंसिल की बात करें, देखिए इसमें हुआ क्या था। जीएसटी का पहले उद्देश्य था कि हम एक ही देश एक कर लेके आएंगे, एक ही टैक्स स्लैब होगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश में। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी वगैरह ज़्यादा है। अब भाई आप खाने के आटे में और पीने वाली सिगरेट में दोनों में बराबर टैक्स लगा देंगे तो फिर तो ये अन्याय हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ एक और है, कोई लग्जरी आइटम है, LW वगैरह के कपड़े आते हैं, उसको खरीदने वाले पहनने वाले लोग हैं, और जो जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं, सब में टैक्स लगाने समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमने 4 स्लैब बनाए हैं, और कुछ और सरचार्ज वगैरह, सेस वगैरह भी हम लगा देते हैं लग्जरी गुड्स वगैरह में जो आती हैं। तो ये 4 स्लैब वगैरह बनाए गए हैं। अब लेकिन ये टैक्स वगैरह कौन सी वस्तुओं में कितना टैक्स होगा, जैसे हमने बनाए हुए हैं 12% है, 18% है, 6% है, 28% है, ये 4 स्लैब हैं। और कुछ टैक्स वगैरह लगा दी, सिगरेट वगैरह है, लेकर वगैरह, उसमें और ज़्यादा भी ले सकते हैं सेक्स के नाम पर। हालांकि हाँ, उस सिगरेट तो शामिल हो जाएगा इसमें, शराब वगैरह शामिल नहीं है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या यहाँ पर एनर्जी के जो साधन है या जो कंजप्शन लेकर वगैरह, उसके ऊपर ये टैक्स जीएसटी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। हालांकि ये सब बातचीत चलती रहती है, तो फिर से वो जीएसटी काउंसिल में बात करिए कि हम इसको शामिल करेंगे। सही तो है क्या कि ये अनुच्छेद 279A के अकॉर्डिंग जो है बनाई गई है जीएसटी परिषद। इसमें संघ और राज्य के जो है प्रतिनिधि शामिल होते हैं और ये जीएसटी दर की सिफारिश करती है। अब ये चूंकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, इसलिए एक प्रकार का ये संवैधानिक निकाय हो जाता है। अब ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू ये लेके आई गई है। अब इसमें क्या है कि जो भी काउंसिल होती है तो उसमें कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों को कोरम या गणपूर्ति माना गया कि इतने जब होंगे तभी हम इसकी मीटिंग वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं, कम से कम आधे होना चाहिए। फिर अगर हम वेटेज की बात करें
जो मतदान का वेटेज होता है उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारत मतों कम से कम जो 3/4 बहुमत पर आधारित डिसीजन लिए जाते हैं। और जो केंद्र सरकार का टोटल वेटेज है वो 1/3 है और राज्यों का जो है 2/3 वेटेज है, और कोई भी डिसीजन 75 से ही लिया जाएगा। यहाँ पर साइड के बॉक्स में बताया गया है कि भाई ये जो जीएसटीएन परिषद होती है इसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। फिर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो होते हैं वो इसके राजस्व या वित्त के प्रभारी के तौर पर, या केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री राजस्व या वित्त के प्रभारी जो हैं वो इसके सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। फिर राज्यों में से जो राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कोई भी जो नामित कोई मंत्री होता है वो इसका जाके मेंबर बन जाता है। और इसमें जीएसटी परिषद का कार्यालय दिल्ली में बनाया गया है। और जो इसमें राजस्व सचिव जो हैं वो जीएसटी के पदेन सचिव होते हैं ना, कि जो भी राजस्व सचिव होगा वो इसका जीएसटी का सेक्रेटरी बन जाएगा। उसके बाद उपाध्यक्ष का जो चयन किया जाता है वो परिषद के सदस्यों द्वारा सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आर्टिकल अभी हमने ऊपर किया था उसको आधार बना के बोला है कि भाई जो जीएसटी परिषद है वो एक इंस्पिरेशन की तरह काम करती है, वो बाध्यकारी नहीं है। उसके डिसीजन जो है, अगर हमने बोल दिया कि राज्यों को आटे के ऊपर इतने 6% टैक्स लगाना है या किसी की चीज़ किसी वस्तु के ऊपर 12% टैक्स लगाना है, तो जरूरी नहीं कि राज्यों के ऊपर जो है वो बाध्यकारी हो। इसके जो डिसीजन है जीएसटी के प्रति राज्य और केंद्र के ऊपर बाध्यकारी हो, वो चाहें तो अपने अपने दायरे में इसके जो रेट है उसको बदल भी सकते हैं। अब ये ऐसा इसलिए बोला है कि क्योंकि आर्टिकल जो 279A है ये उल्लेख नहीं करता कि जीएसटी परिषद के सभी निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे। अगर ये स्पेशल शामिल होता तो फिर इसको माना जाता। क्या होता है कि कोई भी लॉ वगैरह बनता है पार्लियामेंट में या राज्य विधानमंडल में, फिर उससे ले जुड़ा कोई विवाद रहता है तो वो जाता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर उसका कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से और उस लॉ के पर्सपेक्टिव से उसमें लॉ में क्या शामिल उसका इंटरप्रिटेशन होता है, और फिर जो वर्डिक्ट दिया जाता है वो एक नए कानून के तौर पे स्थापित हो जाता है। तो ये चीज़ थी। फिर इसके साथ साथ यही बोला गया कि अनुच्छेद 246 है संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों को भी जीएसटी संबंधित कानूनों बनाने का अधिकार देता है। इसलिए ये जो जीएसटीएन परिषद है उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, और जो जीएसटी परिषद के निर्णयों को राज्य जो है अस्वीकार भी कर सकते हैं, और वो चाहें तो अलग अलग राज्यों में अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार अलग अलग दरें निर्धारित कर सकते हैं। फिर बाकी जो इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व की बात करिए, वो मेंस के लिए काम का है। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है यहाँ पर ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जो आधारित जो सीपीआई बेस मुद्रास्फीति है वो अभी क्या है उस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और इन्फ्लेशन की समस्या तो अभी चल ही रही है, तो उससे संदर्भ में आया। अभी कितनी बढ़ गई नहीं बढ़ गई ये तो काम की नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन से जुड़े हुए जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब अगर हम सिंपली इन्फ्लेशन की बात करें तो ये एक प्रकार का मैक्रो इकोनॉमिक घटना है, समष्टि अर्थशास्त्रीय घटना है, और सामान्यतः किसी भी वस्तुओं के एक निश्चित समय अंतराल के बीच में उनकी कीमतों में क्या बढ़ाव हो रहा है उस बात को दर्शाती है। फिर कुछ हम यहाँ पर अगर कीवर्ड्स की बात करें, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करी गई है, तो इसमें बास्केट में शामिल। देखिए इन्फ्लेशन को हमको काउंट करना है तो आप ऐसे समझ लो, आप एक टोकरी लो और उसमें जाके जो भी चीज़ें आप दिन प्रतिदिन में आप उपयोग करते हो, डेली खाने के लिए, मान लो आप सब्जियों का उपयोग करते हो, ऑयल, मसाले, कपड़े हैं, इन सब के आप उस कम्युनिटी में डाल दो। तो अगर ये जो बास्केट में जितनी भी चीज़ें शामिल रहती हैं तो उसको हम उसमें जो परिवर्तन आता है उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोल देते हैं, और इसको काउंट करने का काम होता है एनएसओ का, राष्ट्रीय कार्यालय, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि मिनिस्ट्री मोस्पी के अंतर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी एवं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मंत्रालय उसके अंतर में आता है। तो ये काम देखता है, और इसका बेस ईयर 2012 है। फिर कोर इन्फ्लेशन की बात करिए तो कोर इन्फ्लेशन में क्या है, इसमें जो खाद्य और ईंधन संबंधी मदों को छोड़कर, अब देखिए आप जो भी चीज़ें उपयोग करते हैं तो हमारी खाने वाली चीज़ें तो हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, काफ़ी सारा हमारा पैसा जो है पर डे हम फूड्स में खर्च करते हैं, और उसके लिए पर डे ईंधन में भी खर्च करते हैं। लेकिन कपड़े हैं, आप डेली तो कपड़े खरीदते नहीं। तो होता क्या है कि जब फूड वाला आप इन्फ्लेशन घटा देंगे तो लॉन्ग टर्म में जिस चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में हम कोर इन्फ्लेशन बोल देते हैं। खाद्य और ईंधन संबंधी मदों को छोड़कर अन्य वस्तुओं सेवाओं कीमतों में जो बदलाव उसको दर्शाता है, तो ये कहलाया जाता है कोर इन्फ्लेशन है। अब कोर इन्फ्लेशन में क्या है वही चीज़ का पता चलता है, क्योंकि क्या है कि उन चीज़ों में जो बदलाव हो रहा है, अगर हम फूड और उसका निकाल देंगे, अगर आप फ्यूल का निकाल देंगे तो फिर हमको ये पता चलेगा कि अच्छा ये वाली जो मुद्रास्फीति है, कोर मुद्रास्फीति, ये लंबे टाइम तक ये प्रभावी हो सकती है, तो ये काउंट किया जाता। फिर खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में, इसके लिए एक प्रॉपर जो है इंडेक्स ही जारी किया जाता है, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट लाती है। क्योंकि अब टमाटर का रेट है, आ नहीं रहा मार्केट में, 80 रुपये किलो हो गया, 100 रुपये किलो हो गया, 120 रुपये किलो हो गया, तो उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है और तुरंत आपको महंगाई देखने को मिलती है। तो इसके लिए जो है
इसमें ये बताया जाता है कि कोई बेस ईयर है उसमें क्या है, खाद्य उत्पादों की जो रिटेल कीमत है, खुदरा कीमत है, उसमें क्या परिवर्तन है, उसको मापता है खाद्य इन्फ्लेशन। और उसको मापने के लिए भी एनएसओ के द्वारा जो है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है और उससे पता चलता है। और ये 3 कैटेगरी में आता है, ग्रामीण में आता है, शहरी में आता है और कंबाइन में आता है। इसके बाद देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ती घटती है, कौन कौन से रीजन्स वगैरह जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अभी क्या है कि दरअसल में इंटरनेशनल लेवल, मैंने आपको पहले के आर्टिकल्स में बताया था आईआर के उसमें, कि है क्या कि सप्लाई चेन बिगड़ गया है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है। रीजन्स की बात करें तो पहले वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के बारे में बात करेगी कि भाई एक तो ये क्या है, महामारी की वजह से उत्पादन में कुछ इम्पैक्ट पड़ा। फिर अभी जो है रूस यूक्रेन युद्ध वगैरह हो गया है, तो गेहूं है, सूरजमुखी वगैरह है, इनकी सप्लाई बाधित हुई है। जैसे कि अगर आप एडिबल ऑयल का देख लो तो पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, पहले तो कोविड के टाइम पे और फिर ये रसिया यूक्रेन वार को लेके। फिर अगर वैश्विक जिंसों कम्युनिटी के मूल्य में वृद्धि हो जाए किसी भी तनाव की वजह से, कोई सप्लाई चेन की वजह से, जमाखोरी की वजह से, या कोई देश में प्रोडक्शन ही सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उन सब की वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकती है। फिर विनिमय दरों का भी अंतर पड़ता है। अब क्या है, फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका की जो बैंक है, केंद्रीय बैंक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व, उसके द्वारा मौद्रिक उदारता की पहले जो पॉलिसी अपनाई जा रही थी उसको वापस लिए जा रहे हैं। यानी कि जो पहले एक्सपोनेंशियली यानी कि विस्तारवादी मौद्रिक जो नीति थी उसको फेडरल रिजर्व बैंक अपना रहा था, यानी कि ब्याज दरें जो है कम हुआ करती, काफ़ी कम हुआ करती थी। तो उससे क्या है, डॉलर की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती थी। और अब हुआ क्या है कि अब लेकिन जो है वो जो संकुचित मुद्रा नीति अपनाई जा रही जो फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाए जा रहे हैं डॉलर के, और इसकी वजह से डॉलर की सप्लाई कम हो रही है। तो उसकी कंपेरिजन में रुपए वगैरह हैं, डॉलर के कंपेरिजन में दुनिया की दूसरी करेंसी वो कमजोर है। तो दुनिया की हर करेंसी में ये फर्क देखने को मिल रहा है। तो ये विनिमय दरें भी जो है इन्फ्लेशन का एक कारण बनती हैं। फिर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है कि भाई मौसमी ये सब घटनाएं आ रही हैं, उसकी वजह से उत्पादन नहीं होता है और गुड्स की सप्लाई नहीं होती है, तो ये भी जो है कि इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देखिए हमने इसका इसलिए यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि कोई कॉन्सेप्शलाइज क्वेश्चंस आते हैं अगर इन्फ्लेशन को लेके, तो फिर आप लोग ताकि यहाँ पर गैस कर सकें और एक सही आंसर पर सही आंसर तक आप पहुँच सकें। फिर घरेलू कारक है भाई कि मांग आपूर्ति में असंतुलन है, ऊपर भी हमने बात करी। बढ़ती उत्पादन और विपणन लागत है, अगर भाई कॉस्ट ही बढ़ रही है किसी मैन्युफैक्चरिंग की किसी चीज़ की, तो फिर तो वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ही। अब देखिए यहाँ पर कारक के तौर पे एमएसपी भी शामिल है। एमएसपी है खरीद लागत है, नीतियों का प्रभाव है और घरेलू उत्पादन संबंधी चुनौतियाँ। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई एमएसपी जो है इन्फ्लेशन को प्रभावित करता है, तो हाँ करता है, क्योंकि एमएसपी से क्या होता आता है कि चाहे अब वो मार्केट डिमांड सप्लाई कुछ भी हो, एक मिनिमम उतना तो पैसा देना ही है और फिर उसके ऊपर ही देना है। तो वो भी एक प्रकार से एश्योरेंस मिल जाता है। अब जिसकी चीज़ में बस सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से अगर किसी चीज़ का दाम 1400 रुपये क्विंटल होना था, लेकिन एमएसपी में 1600 2000 और फिर मार्केट में आते आते तो वो महंगा हो ही जाएगा। तो इसलिए एमएसपी भी एक कारक के तौर पर होता है। फिर अगर हम कुछ उपाय की बात करें, अवसर और खतरे क्या हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि भाई हमको क्या है, इंटरनेशनल अभी ये इन्फ्लेशन भी चल रहा है, तो हमको कई बार ज़्यादा दाम भी मिल रहे होते हैं उसकी वजह से। इसी की वजह से हम लास्ट ईयर जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो $50 बिलियन को पार कर गया है, जो कि हिस्टोरिक है। तो ये सब सिचुएशंस हैं। फिर लेकिन क्या होता है कि लंबे टाइम पे अगर ये मुद्रास्फीति होती, एक फिलिप कर्व्स होता है, तो फिलिप कर्व्स हमको बताता है कि भाई इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में उल्टा इरिवर्सिबल संबंध होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बेरोजगारी कम होगी, ये स्थिति होती है, फिलिप्स कर्व बताता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, क्योंकि एक हद के बाद जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग खरीदना ही बंद कर देंगे, तो फिर वहाँ पर स्टैग इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी जो नीचे बताए गए। तो ये प्रॉब्लम्स पूरी क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो सरकार के उपाय के तौर पर बताया गया भाई कि सरकार ने क्या उपाय अपनाए गए हैं या आगे की राय क्या हो सकती है। तो देखिए अगर हम अपने आप में दलहन और तिलहन है, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स जो हम पैदा करते हैं, ज़्यादातर दलहन और तिलहन में इन्फ्लेशन को देखने मिलता है, फूड इन्फ्लेशन में। तो इनको अगर हम इसमें आत्मनिर्भर बन जाएं, हमको खरीदना नहीं पड़ेगा, तो इंटरनेशनल जो महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी वो खरीदनी नहीं पड़ेंगी। फिर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, क्योंकि एक ही टाइप्स की हमारे यहाँ पर चलन होता है कि हम गेहूँ, चना, मसूर है, यही सब बार 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 उगाए जा रहे हैं। तो अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो हमको जो है इन्फ्लेशन लड़ने में मदद मिलेगी। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन वगैरह बेहतर करेंगे, तो ये सब हमको सहायता मिलेगी। तो ये इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें काम चल जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि दीर्घकालिक रणनीति के बारे में बात की गई। तो यही चीज़ें हैं जो हमने बात करी, उसको थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म के विजन से देखेंगे तो काम चल पड़ेगा।
फिर क्या है कि सरकारी जो योजनाएं वगैरह होती हैं, जैसे यहाँ पे उपाय के तौर पे या आगे की राय के तौर पे ये बताएगा कि जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। अब इसमें क्या है कि लोगों को राशन दिया जाता है कम दर में, इसके द्वारा से राशन की जो दुकानें होती हैं उसके माध्यम से राशन दिया जाता है। तो अब इसमें क्या सीन है कि हमको इसको युक्ति संगत बनाना होगा, ठीक है। उसको हमको इस प्रणाली को जो है वो, कई बार क्या होता है कि जो लोग पात्र नहीं है वो लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, तो हमको इसको भी युक्ति संगत बनाना होगा, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके है। देखिए 2016 के पहले जो है, अब होता क्या है एग्रीकल्चर में कि भाई आपने फसल असल लगाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पता चला कि भाई पानी नहीं गिरा टाइम पे, या पानी नहीं मिला, या पता चला कि पाला गिर गया, वो ज़्यादा गिर गई, इस तरीके की जो नेचुरल कॉजेस होते हैं, तो वो फिर पूरी योजना को बिगाड़ देते हैं और सरकार को फिर फंड वगैरह भी बहुत सारा देना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आई कि हम इंश्योरेंस कवरेज वाला सिस्टम यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसके पहले जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित एनएएस राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये चल रही थी, तो इनकी जगह पे लाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसकी योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें क्या है भाई कि वही सब जो मैंने बात कराई कि आकस्मिक जो संकट खड़े हो जाते हैं उनमें राहत मुहैया करानी है, और उनकी आय में स्थिरता बनी रही, ये सब इंश्योर करना है। नवीन और रचनात्मक आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है ताकि उनको कम से कम लॉस हो। फिर उसके बाद क्या है कि जो मतलब इस मामले में ऐसा है कि फिर कोई भी अनावश्यक जो जोखिम आ जाते हैं उन सबसे बचाना है। अब वो इस तरीके से क्या है, एक फॉर्मलाइजेशन को भी वो प्रोत्साहित करती है ताकि जो किसान लोन वगैरह लेते हैं वो बैंकों के माध्यम से लें तो उनको राहत मिल सके। और फिर वहाँ पर जब वो लोन लेते हैं तो फॉर्मलाइजेशन में वहीं पर उनको जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके द्वारा इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इसके बारे में अगर हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये उत्पादन सूचकांक पर आधारित एक योजना है। गांव या पंचायत स्तर पर चयनित परिभाषित क्षेत्रों को जिन्हें बीमा इकाई कहा जाता है कि यूनिट फिक्स की जाती है कि ये पूरी बीमा यूनिट है और यहाँ पर ये रेट वगैरह, यहाँ पर जो है ये टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसके हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरी चीज़, रोपाई के पहले से पूर्व से कटाई के बाद तक के सभी जो प्राकृतिक जोखिम हैं वो सभी इसमें कवर किए जाते हैं इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। फिर इसके बाद क्या है, 2020 में इसके लिए वॉलंटरी बना दिया गया है कि हाँ भाई आप चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह भी इसके लिए प्रीमियम वगैरह देना पड़ता है। अब प्रीमियम की जो मात्रा है वो खरीफ के लिए क्या है, वैसे तो इसके ऊपर पहले एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है जब योजना आई थी उसके दूसरे साल, लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर से जुड़े जो प्रोग्राम है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है यूपीएससी हर साल पूछती है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं जो खरीफ की फसल के लिए, खरीफ की फसल में क्या है, खाद्यान्न और तिलहन की सभी फसलें, सभी अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन इत्यादि जो हैं, इन सब के लिए जो है एसआई या एक्चुरियल दर का 2% जो भी कम हो, कुल मिला के बीमा की जो राशि होती है, बीमा की गई राशि का कितने का बीमा किया गया है उसका टोटल 2% या एक्चुरियल जो दर है निकाली जाती है उससे 2% जो उसका जो भी कम आएगा उसको देना पड़ेगा प्रीमियम के तौर पर, बाकी स्टेट और सेंट्रल और स्टेट के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार से जो रबी की फसल हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, भाई सभी अनाज, बाजरा, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन सभी फसलें और जो भी रबी की फसल में आ जाएंगी, तो इसमें जो है 1.5% प्रीमियम फिक्स किया गया है, बाकी स्टेट और सेंटर है, और जो खरीफ और रबी के अलावा जो वाणिज्यिक फसलें हैं उसमें 5% का ये दिया गया है। और इसके लिए जो है वो केंद्रीकृत डेटा ऑफ सब सिस्टम को जो फैसिलिटेट करने के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल बनाया गया है ताकि इसको आसानी से, सुगमता से कम जो है इस योजना को रन किया सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो ई श्रम पोर्टल के बारे में है, तो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई कि ये असंगठित श्रमिक और ई श्रम वगैरह ये है क्या। देखिए यूपीएससी के अगर आप क्वेश्चंस की देखें, मैंने जो 10 ईयर्स की जो एनालिसिस की फाइल आप लोगों को प्रोवाइड करी है, तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारे लेबर से जुड़े जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, लेबर मार्केट से जुड़े क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि भाई ये असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल आएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असंगठित श्रमिक होते क्या है। तो देखिए गृह आधारित कर्मकार जो अपने घरों में काम करते हैं, किराने की दुकान है, छोटपुट कोई भी काम है, स्व नियोजित कार्यक्रम है कि वो अपने ही काम में लगे हुए। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अलावा वो वेतन कामगार हैं या वेतनभोगी कर्मचारी हैं, मतलब उनको वेतन तो मिल रहा है लेकिन वो ईएसआईसी या ईपीएफओ के मेंबर नहीं है। मान लो वो कहीं पर काम करने भी जा रहे हैं, उनको वेतन मिल रहा है प्रॉपरली 10,000 12,000 रुपये जो भी पर मंथ का 15,000 रुपये, लेकिन वो ईएसआईसी या ईपीएफओ के मेंबर नहीं है, वो सभी असंगठित कामगार में आ जाते हैं। इनके लिए जो भी योजनाएं हैं सोशल सिक्योरिटी की, उसके लिए जो ये रोजगार और श्रम मंत्रालय
इसने जो है श्रम पोर्टल बनाया हो ताकि वहाँ पर इन लोग अपने आप को रजिस्टर कर सके और जो भी सुविधाएं वगैरह दी जाती हैं उसको लाभ उठा सकें। और उसमें वही लोग जो है शामिल किए जाते हैं जो ईपीएफओ ईएसआईसी के सदस्य नहीं हैं। ई श्रम पोर्टल के उद्देश्य की बात करें तो भाई ये केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना है और उनके सामाजिक हितों की रक्षा करनी है, ये सब मुद्दे। फिर इस अगर प्लेटफॉर्म की कुछ और विशेषताओं की बात करें तो देखिए जो भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो 16 से लेके 59 ईयर्स के एज ग्रुप में जो भी आते हैं वो इस पोर्टल में रजिस्टर कर जाते हैं। अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो 12 अंकों का आपको एक यूएएन नंबर दिया जाएगा ताकि, और ये एक परमानेंट नंबर है ताकि ये मॉनिटर कर किया जा सके कि हाँ ये भाई ये व्यक्ति के जीवन में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, या आपको कोई लाभ लेना है तो आप इस नंबर के माध्यम से लाभ ले लें। जैसे ही आप इस पोर्टल में रजिस्टर करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दे दिया जाता है। अब देखिए अगर हम एक चीज और यहाँ पे शामिल है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें रजिस्टर कर लेता है लेकिन अगर वो 18 साल से कम का है तो फिर वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। उसके लिए 18 से 59 साल तक की जो आयु होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए कुछ योजनाओं की बात करी गई है। तो हमको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये श्रम रोजगार मंत्रालय की पहले हैं, और दूसरा चीज़ है किसके लिए है, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। तो ये फेरी वाले हैं, संबंधित कोई कृषि कार्य वाले लोग हैं, निर्माण स्थलों में काम करने वाले लोग हैं, चमड़े हथकरघे हैं, जो भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए योजना है। और ये उनके लिए 60 साल के बाद एक निश्चित पेंशन स्कीम की बात करती है। हालांकि उसको इनको प्रीमियम देना पड़ता है, बाकी का हिस्सा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। फिर दूसरी है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है। इसका उद्देश्य ये है कि भाई नियोक्ताओं को जो जो लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं तो उनको ईपीएफ अकाउंट में 12% का जो योगदान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और इस तरीके से रोजगार को प्रोत्साहन देती है। फिर पीएम स्वनिधि योजना है कि जो रेहड़ी वाले काम करने वाले, फेरी वाले लोग हैं काम करने वाले, इनको निश्चित जो लोन मुहैया कराया जाए आसानी से बगैर गारंटी के, करीब 10-12 हज़ार रुपये का लोन दिया जाता है और अगर वो लोग टाइमली पे करते हैं दोबारा भी पे कर सकते हैं। तो ये योजना है। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। इसका जो है एंटरप्रेन्योरशिप को और वगैरह को बढ़ावा देना ताकि रोजगार क्रिएट हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। इसके माध्यम से क्या है कि जो भी राशन दिया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, उसकी मात्रा दुगनी कर दी आई है और वो कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ था ताकि उनको राहत मिल सके। वन नेशन वन राशन कार्ड है कि भाई एक ही राशन कार्ड जो है हर जगह, हर स्टेट में, हर शॉपिंग में वो जो एमएसपी जो स्टोर हैं जहाँ पर राशन बांटा जाता है तो वो वहाँ पर लागू किया सके या वहाँ से लोग फ़ायदा उठा सकें। तो ये योजना शुरू की गई है। फिर आत्मनिर्भर भारत की बात करी गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करी है। ये भी पहले हैं ताकि जो लोग जो कमज़ोर हैं, जो नीडी पीपल्स हैं, उनकी हेल्प किए सके। अब अगर हम यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आने वाले कुछ ब्रीफ में न्यूज़ आइटम हैं तो उनको हम देखते हैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में। पहला आइटम है ईंधन कर की दर की संबंधित है, मतलब फ्यूल के ऊपर टैक्स है। अब जो भी पेट्रोल है, डीजल है, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और उससे मामला ये हुआ है कि अभी पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मुद्दा ये निकल के आया कि भाई सेंट्रल ने बोल दिया कि हमने अपना जो एक्साइज ड्यूटी है, प्रोडक्शन शुल्क, उसको तो कम कर दिया है, लेकिन राज्यों ने क्या है अपने अपने वेट और भी जो टैक्स हैं उसको कम नहीं किया है अलग अलग राज्यों ने। इसकी वजह से पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं और वो पॉलिटिक्स का मुद्दा चलता रहता है। हमारे लिए देखने वाली बात ये है कि ये पेट्रोल के दाम कैसे कंट्रोल होते हैं, पेट्रोल और डीजल के। और दूसरी चीज़ जो है कि भाई कौन कौन से इसके ऊपर टैक्स वगैरह लगते हैं। तो पहले क्या सिस्टम था, पहले ये था कि गवर्नमेंट फिक्स करती कि पेट्रोल और डीजल का दाम क्या होगा, फिर 15-15 दिन के दौर पे फिक्स किया जाता था। आज के टाइम पे ये सिचुएशन है कि ऑल मार्केट जो कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस की रिफाइनरी है, रिलायंस की कंपनी है, बीपीसीएल वगैरह है, भारत पेट्रोलियम है, तो ये कंपनियां कहती हैं कि भाई उनने बाहर से कच्चा तेल खरीदा, उसको रिफाइन किया, जो भी उसकी मार्केट प्राइस उनकी कॉस्ट बनी उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर सेंट्रल के और राज्य के टैक्स लगते हैं। तो वो जो कॉस्ट निकल के आई वो आधार रेट कहलाया जाता है, उसके ऊपर सेंट्रल का केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य कर लग जाते हैं और इसके ऊपर फिर वो जाकर फाइनल दाम में बिच रही होती है। अब इसमें भी क्या सीन होता है कि राज्य पेट्रोल और डीजल के ऊपर क्या है, आधार शुल्क जो है, यानी कि जो बेस प्राइस निकल के आया टोटली बेचने के लिए कंपनी ने जो तैयार जो किया फाइनल प्रोडक्ट, और उसके बाद माल ढुलाई शुल्क है, उत्पाद शुल्क है और डीलर के ऊपर जो कमीशन है, इन सब के ऊपर एक वेट लगाता है और ये राज्यों कर का एक बड़ा हिस्सा होता है। केंद्र चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करती है, राज्य ये अच्छा खासे मात्रा में यहाँ से टैक्स आता है वेलफेयर के लिए। फिर इस प्रकार से केंद्र सरकार जो पेट्रोलियम उत्पाद शुल्क के उत्पादन पर लगाती है और राज्य जो है उनकी बिक्री कर या वेट लगाती है। इसके बाद जो उत्पाद शुल्क होता है उसमें 2 व्यापक घटक शामिल होते हैं। कर घटक होते हैं यानी कि मूल उत्पाद शुल्क, और दूसरा उपकर और अभिवार वगैरह भी होते हैं जो उसमें सेस वगैरह भी लगाए सकते हैं। इसके बाद जो है केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उसमें जैसे उत्पाद शुल्क लगाती है और वो सेस एवं सरचार्ज लगाती है। तो लेकिन जो टैक्स वाला घटक होता है, तो जैसे हमने देखा कि जो राज्यों के साथ रेवेन्यू शेयर किया जाता है, जिसके 41% का सिस्टम चल रहा है,
कि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है उसका 41% स्टेट के साथ शेयर होता है, लेकिन जो सेस और सरचार्ज लगाए जाते हैं स्टेट के साथ शेयर नहीं होते, तो केवल ये वाला घटक बस राज्यों के साथ साझा किया जाता है। फिर यही इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद इसमें अगर हम आगे बढ़ जाएं तो दूसरा न्यूज़ आइटम है यूएस इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। अभी इसमें क्या है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है। पहले चाइना मेजर पार्टनर था, तो टॉप अगर हम 5 मेजर की बात करें कि इंडिया के जो व्यापारिक ट्रेड पार्टनर है, तो वैल्यू वाइज अगर हम देखें तो भाई चाइना, यूएस है, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है और शायद सिंगापुर, ऐसे करके 5 एक देश ये शामिल है। कभी कभी यूराक वगैरह का नाम आ जाए क्योंकि यहाँ से हम पेट्रोल वगैरह ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मेजर पार्टनर है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। और हमारा जो अभी यूएस के साथ ट्रेड होता है उसमें अभी हम सरप्लस की सिचुएशन में, चाइना के साथ हालांकि जो हम ट्रेड होता है उसमें हम काफ़ी घाटे में चल रहे हैं। आज की डेट में लगभग 120 बिलियन डॉलर का अगर वो हो रहा ट्रेड, तो करीब 90 मिलियन डॉलर की घाटे में हम चल रहे हैं। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि हमारा घाटा कम हो, फिर भी हमारा बढ़ता जा रहा है घाटा। फिर इसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में आर्टिकल है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, तो भाई न्यूज़ ये निकल के आई है कि जो अमेरिकी डॉलर और चीनी युआन है इनके भारांश में वृद्धि करी गई है। क्या कि इंटरनेशनल ये मैकेनिज्म जब आया 1969 में ये सिस्टम लेके आया गया था स्पेशल ड्राइंग राइट्स का। और आईएमएफ है, तो ये एक प्रकार की करेंसी नहीं है, लेकिन एक प्रकार की परिसंपत्ति है। जो टॉप मेजर करेंसी होती है वर्ल्ड की उनको इसमें शामिल किया जाता है एसडीआर में। और हर देश को जो कोटा दिया गया होता है तो उसके हिसाब से उनको उस करेंसी इसमें रखनी होती है। या अगर एसडीआर वगैरह से वो फिर वो जो फंड वगैरह वहाँ पर जमा करते हैं उनको इंटरेस्ट वगैरह ही मिलता है, और किसी और देश को दिया जाता है अगर वो पैसा, तो वहाँ से वो लोग उसको किसी और देश को फिर जब संकट पड़ता है तो वो इसी वहाँ से आईएमएफ जो उसको पैसा देता है। तो ये पूरा सिस्टम था एसडीआर का, और इसकी मात्रा में इसमें बढ़ोतरी गई है। ये जो 5 वॉस्केट में शामिल है एसडीआर में, वो अमेरिकी डॉलर शामिल है, इसका सबसे ज़्यादा भारांश है। फिर यूरो है, चीनी युआन है, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड है। तो ये 5 करेंसी शामिल है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, यानी कि हमने बात करी थी जो डब्ल्यूटीओ का हम ट्रेड एग्रीमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि डब्ल्यूटीओ के 5-6 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट थे। वहीं पर से एक एग्रीमेंट था टीबीटी, व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं पर एक एग्रीमेंट है। तो इसको ये देखना, भारत ने क्या है कि हाल ही में न्यूज़ ये निकल के आई कि भारत को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि डब्ल्यूटीओ की एक ये टीबीटी जो है बॉडी, इसका अध्यक्ष नहीं किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब इसका काम क्या है भाई कि ये जो तकनीकी नियम वगैरह होते हैं व्यापार से संबंधित, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसकी आकृति, माप, डिजाइन वगैरह ये सब फिक्स करती है। इसके बाद जो है तो उसका अध्यक्ष इसको बनाया गया है। बाकी के एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ संबंध ये किससे संबंधित है, केवल ये डब्ल्यूटीओ का मैकेनिज्म है, आप बस इसको याद रखिएगा, बाकी उतनी काम की चीज़ नहीं है। फिर क्या है कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र जो है फिर से एक बार जो है चीनी उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। तो न्यूज़ आइटम ये है कि भाई चीनी उत्पादन से संबंधित हम देखेंगे चीनी संबंधित क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए गन्ने का जो उपयोग होता है वो एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का उपयोग किया जाता है। फिर निचले क्षेत्रों में जो अब जो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर दो जगह मतलब 2 रीजन होते हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। एक तो इनसाइड वाले रीजन हो जाते हैं, दूसरा रीजन होता है जो समुद्रों से लगे हुए राज्य, वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। जो समुद्रों से के आसपास जो उत्पादन किया जाता है उसमें ज़्यादा, उसमें क्वालिटी उसमें ज़्यादा क्वालिटी का वो होता है, उसमें ज़्यादा एथेनॉल की मात्रा वगैरह बनाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर नमी के कारण ऐसा होता है। कुछ अगर और इन्फॉर्मेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूर्वी, अब ये ऐसा हुआ क्या हो, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में निचले इलाकों में जो है अधिक वर्षा और जलमाव भराव की स्थिति कारण ऐसा हो गया है। फिर गन्ना क्षेत्र के अधिकांश एक ही फसल जो वैरायटी है उसका उपयोग है C008। अगर ये किसकी वैरायटी है, कभी सिंपली क्वेश्चन, तो ये गन्ने संबंधित है। फिर रेड रॉट कवक रोग से ग्रसित होने की आशंका बनी रहती है। पूछें कि भाई रेड रॉट जो कवक रोग है, फंगस जो बीमारी है किसके लिए है, कौन सी फसल को प्रभावित करती है, तो गन्ने को प्रभावित करती है। गन्ने के बारे में बात करें तो भाई ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और शायद कंज्यूमर भी। तो यहाँ पर जो है अभी इसके अकॉर्डिंग तो आप ये मान के चलो कि भारत के बाद, हालांकि अभी एक न्यूज़ बीच में आई थी कि 1 साल के लिए जो है अभी बीच में भारत जो है ब्राज़ील के बाद पहले नंबर पे आ गया था। तो भारत और ब्राज़ील जो है 2 बड़े आयात करता है। गन्ने के उत्पादन के लिए 21 डिग्री टेम्परेचर 27 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी कि ये ट्रॉपिकल रीजन में ही उगाया जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो यही वजह है जो ब्राज़ील में भी ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी वो इस रीजन में आ जाएगा, दूसरे गोलार्ध में। फिर उसके बाद यहाँ पर एक गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। वर्षा की बात करें तो 75 से 175 सेंटीमीटर वर्षा के अनुकूल मानी जाती है। देखिए जो प्रमुख मेजर फसल होती है उनके बारे में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि भाई इस टेम्परेचर में, इस वर्षा में उगाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद गहरी प्रचुर और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, और इस तरह की मिट्टी जहाँ पर नमी बनी रहे। फिर इसके बाद जो क्या है कि चीनी उद्योग के प्रायद्वीपीय भारत की स्थानांतरित होने की हालिया प्रवृत्ति, मतलब ये रीजन्स क्या है, तो भाई लंबी पेरोई अवधि का होना है, फिर पर्याप्त वर्षा होना है, उच्च प्रगति दर, ये कुछ रीजन्स है कि वहाँ जो है
प्रायद्वीपीय भारत की ओर ये उद्योग क्यों शिफ्ट हो रहा है, तो ये रीजंस बताए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर इंडस्ट्री के मेंस में क्वेश्चन अगर कुछ बन जाए तो 5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के लिए आजीविका का स्रोत है एक प्रकार से। और यहाँ पर कुछ और चीज़ों की बात करें तो बाकी सब चीज़ें हैं, चीनी है, एथेनॉल है, कागज़ उद्योग है, बाकी सब उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है भाई। बायोडीजल वगैरह हम बनाते हैं, वहाँ सब भी उपयोग हो सकता है। तो इस तरीके से गन्ने का बहुव्यापी उपयोग है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है, यहाँ पे क्या है कि बिहार सरकार ने जो है देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज की अनुमति दी है। अब देखिए, जो जीएसआई है उसके एक सर्वे के अकॉर्डिंग है कि बिहार के जमुई में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने के भंडार मौजूद हैं। और टोटल जो कि हमारे यहाँ पर जो स्वर्ण भंडार है वो 501.83 मिलियन टन मौजूद हैं। तो इसके हिसाब से जो है सर्वाधिक स्वर्ण भंडारों बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है बस, कि सोने के मामले में इन राज्यों में संभावना है, इन राज्यों में सोना है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें एक बार और रिलेवेंट इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछे आने की संभावना है यहाँ पर बन जाता है कि थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली यूज हो। फिर एक चीज़ है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, विधिक माप विज्ञान अधिनियम है। इसका उद्देश्य ये है कि भाई जो हमारा जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, इसने विधिक एवं माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत गैर अपराधीकरण की प्रक्रिया पर बल दिया गया है। कहने का मतलब कि ये जो माप से संबंधित जो पैमाने होते हैं, तो इसमें क्या है कि हर चीज़ को अगर हम क्रिमिनलाइज पहले बनाने की प्रक्रिया थी, अगर आप पकड़े गए तो उसमें क्रिमिनल वो होता है। तो इसकी वजह से दो नुकसान होते हैं। एक तो क्या है, करप्शन वगैरह बढ़ता है। कोई व्यक्ति अगर पकड़ा गया इस तरीके से, कुछ ने माप में गड़बड़ी करी है, तो पैसे दे के बच जाएगा, तो करप्शन बढ़ेगा। और दूसरा क्या है कि व्यापार करने की भी ये एक प्रकार से असुविधा क्रिएट करता है। तो इनको नॉन क्रिमिनलाइज बनने की प्रक्रिया की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं, बस ये इससे संबंधित चीज़ है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है वो हॉलमार्किंग से संबंधित है कि 1 जून 2022 से जो है लागू हो जाएगा और हॉलमार्किंग के दूसरे चरण को। हालांकि देखिए अभी कुछ और अपडेट आ गया तो वो कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दिया गया। थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कम बन जाती है, और इससे जुड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये सोना जो होता है उसकी शुद्धता को देखिए, कोई भी चीज़ अगर बेच रही है हमारे देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो सरकार की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो वहाँ पर ये रेगुलेट करे कि भाई ये शुद्ध मात्रा में बेचे, ताकि उपभोक्ताओं के हितों का नुकसान ना हो और लोग गलत तरीके से पैसे ना बनाएं, और जो उपभोक्ता है उनका कुल मिला के नुकसान ना हो। तो ये इंश्योर करना। तो सोने की जो शुद्धता होती है वो 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम के हिसाब से 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट के तौर पे मापी जाती है। 18 कैरेट का मतलब है भाई 75% सोना सस्ता होता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि बड़े, अगर आप तनिष्क के जैसे शोरूम होते हैं, आप कल्याण करके ज्वेलरी आती है, इनके बारे में अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक सोने, मान लो 10 ग्राम आज का रेट आपको पता चले, सोने का रेट है मार्केट में 60,000 रुपये के, 60,000 रुपये 10 ग्राम का सोना, 10 ग्राम सोना जो 60,000 रुपये में आ रहा। लेकिन वो ज्वेलरी बना के दे रहे हैं, तो कुछ सोनार जो बना के देते हैं ये लोग जो होते हैं, वो आपको पता चले वो 50,000 में दे देंगे, वो बोलेंगे कि भाई हम तो डिस्काउंट दे रहे हैं, आपसे पैसे नहीं कमा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो होगा कि वो आपको 18 कैरेट वाला दे देंगे या 20 कैरेट वाला दे देंगे, 19 कैरेट वाला। तो इससे शुद्धता में वो मिलावट कर देते हैं कुछ चीज़ों की, ये होता है। जो ओरिजिनल होता है वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना, सीखने वाली बात ये भी है। तो यही सब चीज़ें रेगुलेट करने के लिए हॉलमार्किंग की प्रणाली बनाई गई है। और 3 चीज़ें शामिल होती हैं। कोई भी ज्वेलरी जो आती है उसमें BIS का स्टैंडर्ड मार्क होता है, अगर वो ओरिजिनल ज्वेलरी है। फिर सोने की शुद्धता के हिसाब से एक कोड डला होता है बीच में, और फिर 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये कोड प्रत्येक आभूषण के लिए विशिष्ट होता है। और सरकार ने शायद अभी कुछ जो नया इनिशिएटिव लिया है उसमें ये मार्च या अप्रैल से बोल दिया है कि भाई ये जो हर जो सोने की ज्वेलरी है हर हॉलमार्किंग करनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं करता है तो फिर वो उसको हम अवैध मानेंगे, और इसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग वगैरह की प्रक्रिया थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर दी है, ताकि जो फर्जी इसके पीछे जो मिलावटखोरी है वो ना हो। इसके बाद अगर हम BIS की बात करें तो भारत में क्या है कि एक राष्ट्रीय मानक संस्था है और 2016 के BIS अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। अब कोई भी चीज़ है तो उसके मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, मार्किंग वगैरह क्या है, गुणवत्ता की गतिविधियों को ये काम देखती है। इसके लिए घरेलू जो निर्माता हैं उनके लिए ISI मार्क योजना है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर आपको क्वालिटी देखना है तो आप इको मार्क देख सकते हैं, ये BIS के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुत सारे फैन वगैरह UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है सीलिंग फैन और चीज़ों को लेके, किसमें आप BIS की स्टार रेटिंग देखेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर रहे हैं तो एज एन अवेयर UPSC एस्पायरेंट्स की तरह आप उसको देखें थोड़ा सा कि इसमें क्या मार्क्स लगा है, थोड़ी अवेयरनेस आप रखें। ये चीज़ है इससे संबंधित। नेक्स्ट जो आइटम है, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो पेपर का हम उपयोग करते हैं। अब हमारा देश देखिए यहाँ इतने सारे फॉरेस्ट हैं और हम यहाँ से पेपर भी कई हज़ार करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए कि जो अनिवार्य पेपर है वो तो आए, लेकिन जो अननेसेसरी पेपर है जो हमें अपने यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको प्रोत्साहन मिले। तो इसके लिए पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। और ये किसने सिस्टम तैयार किया है, तो कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उसके द्वारा प्रमुख कागज़ की जो उत्पादों की आयात नीति को संशोधित किया गया है और इसके माध्यम से ये सिस्टम लेके आया गया है। अब इसमें क्या है, ये 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। इसमें इसके तहत 201 प्रकार के कागज, जैसे अखबारी कागज है, हस्तनिर्मित कागज, लिफाफे इत्यादि आयात के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य वगैरह होगा। ये सब प्रक्रिया जो बना दी गई है। और जो करेंसी पेपर है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। कुल मिला के इस तरीके से हम ये देखेंगे कि भाई जो पेपर यहीं बन सकता है, तो ऐसा नहीं आप सस्ते के चक्कर वहाँ पे खरीद रहे हो, डंपिंग हो रही है एक तरीके से पेपर की। इसको हम आगे बढ़े ताकि मेक इन इंडिया वगैरह को वो हो और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको धीरे धीरे इस तरीके से कम किया जाए। मतलब ये एक बड़ा कॉजेज तो नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए, लेकिन छोटे छोटे उत्पादों में हम फोकस करेंगे जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, तभी तो हम एक बड़े टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो इंडिया बिजनेस पोर्टल है। अब ये भाई इंडिया बिजनेस पोर्टल क्या है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इसको इंडिया बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है और इसको फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, कि जो निर्यातक हैं, विदेशी खरीदार हैं, इनके माध्यम को इनके लिए एक ऑनलाइन वैश्विक व्यापार केंद्र, एक प्रकार का ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और एक B2B प्लेटफॉर्म है, बिजनेसमैन ही इसमें डील करते हैं, रिटेलर इसमें डील नहीं कर सकते हैं। अब इसमें कौन को जोड़ा जाएगा, जो लघु MSME इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, निर्यातक हैं, कारीगर हैं, किसान हैं, अपने उत्पादों के लिए वो यहाँ पर एक वैश्विक उनके लिए बाजार मुहैया हो, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। फिर दूसरा है कि विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल। पहले एक FIB करके बोर्ड हुआ करता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसकी जगह उसको हटा दिया गया 5 साल पहले और विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल लेके आया गया। और इसके माध्यम से यहाँ पर बोला कि अब हम फैसिलिटेशन का काम करेंगे। और ये पोर्टल किसके अंदर में आ जाता है, तो ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है। पहले ये उद्योग DIIT हुआ करता था, DPII करके हुआ करता था, फिर उसको DPIIT बना दिया, यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग बना दिया गया है, इसका नाम भी कन्वर्ट करके। तो इसने इसको डेवलप किया है और इसका उद्देश्य है कि FDI के लिए जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसके लिए एक सिंगल पॉइंट इंटरफेरेंस है, कि मतलब एक ही जगह वो लोग यहाँ पे कनेक्ट करें, बात करें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो एक प्रकार का एक सिंगल विंडो स्वीकृति प्लेटफॉर्म है FDI के लिए। फिर अगर हम पैसे फंड्स की बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम पैसे फंड्स की बात करें तो सिंपल सी जानने वाली बात ये है, अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, ये एक्सचेंज ट्रेड फंड्स हैं और भी इंडेक्स फंड्स हैं, इस तरीके से। इसमें कुल मिला के सीन ये है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होता है तो वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है, जैसे SBI का म्यूचुअल फंड से कुछ भी है, तो वो अलग अलग कंपनी के जो उनको बेटर लगता है फंड मैनेजर को, वो उसमें शेयर डालता है, फिर आप उसको उसका रेट वगैरह फिक्स करके आपको दिया जाता है, फिर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। अब ये पैसे फंड्स में क्या होता है, ये एक प्रकार से जो से निफ्टी है, निफ्टी में क्या होता है कि सुपर जो 50 कंपनी है उसके हिसाब से निफ्टी का इंडेक्स बनता है। इसी प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है, जो ऊपर की बेटर परफॉर्म करने वाली 30 कंपनी है, उसके हिसाब से BSE का सेंसेक्स बनता है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता पैसे फंड्स में, इन्हीं तरीके के बड़े बड़े फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है पैसा जो भी लिया जाता है, कि एक प्रकार से उन्होंने सुपर, जैसे कि BSE का जो सुपर 30 कंपनियां उन पर इन्वेस्ट किया, NSE का नेशनल 50 वाला उस पर इन्वेस्ट किया। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, तो उसकी फीस कम हो जाती है। ये एक प्रकार के पैसे फंड्स होते हैं। तो बस हमको ये चीज़ है क्या, वो पैसे फंड्स हैं और इस तरीके से काम करते हैं, मतलब वो पैसे फंड्स हैं, बस इतना ही जानना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर कीवर्ड्स हैं, आप और भ्रमित हो जाएंगे, तो बस इतना ही जान लो। इसके बाद रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव है, तो ये किसका इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है और जनवरी 2020 में स्टार्ट किया गया था, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं वर्षगांठ थी। अब ये 50वीं वर्षगांठ, इसका उद्देश्य था कि भाई जो 2030 तक है हम 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसर मुहैया कराएंगे। अब इसका उद्देश्य ये भी था कि भाई जो टेक्नोलॉजी, जो रेवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी ChatGPT वगैरह की बहुत बात हो रही है, इन सब की वजह से क्या है, जो लोगों की जॉब लॉस हो रही है। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये यहाँ पे लोगों को ले ऑफ कर रही हैं, बड़े स्तर पे लोगों को हटा रही है, कंपनी से जॉब से छुट्टी हो रही है। तो इनको फिर से रीस्किलिंग वगैरह किया जाए, काम में लगाया जाए, और जो चौथी उद्योग क्रांति, मतलब जितनी भी नवीन टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनसे जो नेगेटिव प्रभाव क्रिएट होने वाले हैं जॉब मार्केट में, उनको कम किया जाए। तो ये उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। अब इसको फंड्स कौन देता है, तो भाई भारत की सरकार से दुनिया भर की जो भी सरकारें हैं और निजी संस्थाएं इसको फंड्स देती हैं। तो हाँ भाई, हम ये रीस्किलिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो ये इनिशिएटिव था। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है, केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार स्वीकृति के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल। इसका मतलब ये सिंपल सा मतलब ये है भाई
कि एक पीएम गति शक्ति हमने योजना स्टार्ट शुरू करी थी, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। इसका उद्देश्य यह है कि भाई 100 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया जाना है और अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। तो इसमें एक चीज़ बात करी है राइट टू बे। इसका उद्देश्य, इसका सिंपली मतलब ये है भाई कि जो टेलीकॉम सेक्टर में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम कंपनी को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से टावर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसको बिछाने के लिए दिशा निर्देश देता है। यानी कि कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात करता है राइट टू बी। तो इसकी बात करी गई है कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसके लिए, ताकि जो पीएम गति शक्ति योजना के हमारे लक्ष्य उनको प्राप्त करने में हम उसको और तेज़ी से काम करें। और इसको किसने विकसित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के द्वारा किया गया। अब इसका उद्देश्य यही है भाई कि ये टाइम को कम करेगा, ये करेगा, बाकी उतनी काम की चीज़ नहीं है। ये है क्या, किस चीज़ से संबंधित है, ये पोर्टल किसके लिए है, बस कौन सा पोर्टल है, किसने बनाया, ये बस काम की अपन ने देख ली, ये बात हो गई। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बात बताई गई है कि 2018 की जो हमारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है, इसके लिए इसमें क्या है, सभी के लिए ब्रॉडबैंड का लक्ष्य रखा गया है। अब सभी के लिए ब्रॉडबैंड क्या है कि जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम है उसको तेज़ी से बिछाकर, फिर टावर की जो डेंसिटीज़ है उनको बढ़ाकर और दूर दराज के क्षेत्रों में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। तो ये उद्देश्य है, उसके लिए प्लेटफॉर्म और गति शक्ति काम करेगा। फिर एक इंडियन गैस एक्सचेंज है। तो इसमें क्या हुआ है भाई, इसके जुड़ी क्या न्यूज़ आई है कि जो ओएनजीसी है उसने इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू व्यापार करना शुरू कर दिया है। और ये भारत की पहली कंपनी है जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है और उसने इंडियन गैस एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किया हुआ है। इंडियन जो गैस एक्सचेंज है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है और प्राकृतिक गैस के लिए एक व्यापारिक मंच है। बस ये जानने वाली बात है। फिर इसके बाद क्या है कि जो लोग भी व्यक्ति इससे जुड़े होते हैं, खरीदार लेनदार हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो वो इससे संबंधित होते हैं। और यहाँ पर एक दो चीज़ें टर्म शामिल हैं, कि हाजिर स्पॉट बाजार और दूसरा है वायदा फॉरवर्ड। कहने का मतलब कि स्पॉट बाजार में, जैसे मैं आपको कमोडिटी ट्रेडिंग का एग्जांपल दूँ, किसानों ने गेहूँ उत्पादन किया और अपना क्या किया कि अभी गेहूँ का रेट उनको लगता है कि बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने वेयर हाउस में रख दिया या किसी बड़े व्यापारी ने रख दिया और वहाँ से उसने बैंकिंग रिसिप्ट ले ली कि ये है, अब उसके ऊपर ट्रेडिंग करी जाएगी। तो ट्रेडिंग में चलो वो एक कुछ तो ये हो जाएगा कि वो जो स्लिप आई उसके ऊपर ट्रेडिंग करी जाएगी, कि लेन देन किया जाएगा कि हाँ भाई इसको है, क्या कि जिसने वहाँ पर अपना गेहूँ रखा हुआ है वेयर हाउस में, तो उसके ऊपर ट्रेडिंग हो और उसको फंड वगैरह मुहैया हो और वो चीज़ स्टोर भी रहे। दूसरी चीज़ होती है, तो ये स्पॉट में जैसे आज ही के रेट में जो किया जाएगा वो स्पॉट बाजार होता है। जो वायदा होता है कि हम फ्यूचर मार्केट में एडजस्टमेंट करते हैं कि हाँ भाई इसका रेट इतना होगा, फ्यूचर में इतना होगा, तो उसको बेस बना के हम कंसीडर करते हैं। फिर यहाँ पर ये जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड है, इसके अंदर विनियामक ढांचे के अधीन काम करता है ये जो एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। हमने अभी मई मंथ के इकोनॉमी के आर्टिकल्स कवर किए हैं। लास्ट में तो मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में बताने की कोशिश करी, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 1 घंटे से बड़े वीडियो ना बन पाएँ, हालांकि 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। तो थैंक यू, आप लोग इसको प्रॉपर देखते रहिए और प्रॉपर अभी से कवर करते रहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कम से कम 3-4 बार देखने का आप लोग टारगेट रखिए, उसी को बार बार आप सुन लेंगे और इसी को देख लेंगे तो आप टाइम पे आप रिवाइज कर लेंगे। डुअल स्पीड वगैरह कर सकते हैं 1 बार के बार आप। थैंक यू।